हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो आजकल काफ़ी हॉट टॉपिक बना हुआ है जिसका नाम है एनएफटी, जिसका मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन। सो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये होते हैं एनएफटी, किस तरह से ये काम करते हैं, क्यों आजकल इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर एनएफटीज़? सो सिंपली एनएफटीज़ ऐसी चीज़ होती है जिसको भी हम डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एनीथिंग एल्स इन दिस वर्ड, अगर मैं किसी भी चीज़ को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर पाऊँ तो उसका मतलब है वो एनएफटी है। यहाँ तक कि हमारी ड्राइंग से लेके फ़ोटोज़, वीडियोज़, जीआईएफ है, म्यूज़िक, चाहे सेल्फीज़ हो गई, कोई ट्वीट हो गया, जैसे कि जैक डॉर्जी का एक ट्वीट था जो काफ़ी महंगा बिका था, तो उसको भी एक एनएफटी बना दिया गया था। सो ये सारी चीज़ें हैं जो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती हैं, उनको एनएफटी बोला जाता है। सो आपको एक पिक्चर दिख रही होगी अभी यहाँ पर एक बंदर की, ये भी एक एनएफटी है जिसको रिसेंटली जस्टिन बीवर ने आई थिंक $5 बिलियन में ख़रीदा था इसको। इस एनएफटी की वैल्यू कितनी है? $5 बिलियन। सो देखने के लिए ऐसा लग रहा है कि ये सिंपल बंदर है, इसको काफ़ी ट्रोल किया गया था जस्टिन बीबर को कि क्या एक सिंपल बंदर सा खरीद लिया। बट जो इसकी एक एक्चुअल वैल्यू है वो एक $5 बिलियन तक की वैल्यू है इसकी। सो क्योंकि अब एन की वैल्यू भी अलग अलग होती है, कोई एन ज़्यादा महंगे होंगे, कोई सस्ते होंगे, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है? नॉन फंजिबल बोला जाता है। इनको हम कन्वर्ट भी नहीं कर सकते, ये इंटरचेंजेबल भी नहीं होते। सो हम इनकी वर्किंग के बारे में डिस्कस करते हैं कि वर्किंग कैसे होती है इनकी। सो देखिए कि एनीथिंग जिसको भी हम कन्वर्ट कर पाएँ डिजिटलाइजेशन में, वो क्या होती है? एनएफटी होती है। सो अगर कोई भी इसका ऑनर होगा तो उसको पास कुछ ओनरशिप का प्रूफ होगा, ठीक है। और जो ये सारी टेक्नोलॉजी है, ये सारी ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी है। जो आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। मैं समझाने की कोशिश करूँगा अपनी तरफ से कि किस तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम करती है। सो अब आपको हमें पता है कि जो भी हम क्रिप्टो करेंसीज बाय करते हैं तो उसके लिए भी हमें एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, जैसे वजीर एक्स हो गया, हमारा कॉइन DCX हो गया, अलग अलग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम ये सारे बाय करते हैं क्रिप्टो करेंसीज को। तो उसी तरह से एनएफटीज़ को बाय करने के लिए भी हमें एक क्रिप्टो करेंसी वैलिड चाहिए होता है और एक मार्केट प्लेस चाहिए होता है एनएफटी के लिए भी, जहाँ पर हम इन सभी चीज़ों को बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो सेम वे में ही है इनका बाय एंड सेलिंग करना एनएफटी का, जैसे क्रिप्टो करेंसीज का होता है, बट थोड़े से डिफरेंस भी है, हम उसको आगे स्टडी करेंगे। सो देखिए जो एन है वो डिफरेंट होते हैं दूसरे डिजिटल फॉर्म से, बिकॉज ये सारे क्या हैं? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, इनको हैक नहीं किया जा सकता। और ये बात हमेशा ध्यान रखें कि जो एन का होगा उसका वो एक टाइम पे सिंगल ओनर होगा। जैसे अगर मैंने आपको जस्टिन बीबर की एग्जांपल दी कि उन्होंने वो बंदर वाला एन खरीदा है, तो वो अभी तक वो सिंगल ओनर होंगे इस पूरे वर्ल्ड में जिनके पास वो अकेला एन होगा, जब तक वो किसी और कोई एन सेल नहीं कर देते। तो अपार्ट फ्रॉम द एक्सक्लूसिव ओनरशिप, एन क्या होते हैं? ये डिजिटली साइन होते हैं, ठीक है। उनका आर्ट वर्क डिजिटली साइन होता है, इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। जो जो उनके स्टोर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी एन के डेटाबेस में होती है। और जो पर्टिकुलर एन है वो बस उसका जो ऑनर होता है जिसने उसको बाय किया है वो ही उसको देख सकता है, वो उसी के लिए व्यूएबल होता है। सो हम अब डिस्कस करेंगे कि कैसे एन डिफरेंट होते हैं क्रिप्टो करेंसीज से। हमें पता है कि एन और क्रिप्टो करेंसी सारे दोनों क्या हैं? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड हैं, हालांकि फिर भी इन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? जो क्रिप्टो करेंसी है एक फंजिबल टोकन बोला जाता है इसको, बिकॉज ये क्या होते हैं? इंटरचेंजेबल होते हैं। अब ये है कि आपको क्रिप्टो करेंसी को देख के आप कोई और भी ले सकते हो, बट आप ये ऐसा नहीं कर सकते कि एक एन देख के आपने किसी और से कोई एन खरीद लिया। ये एन केस में नहीं होता। जबकि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? फंजिबल होती है, मतलब ये इंटरचेंजेबल होती हैं। सो फॉर इंस्टेंस अगर आपका उसका क्रिप्टो टोकन है, इथेरियम का एक इथेरियम है, सो अगर आप उसको होल्ड करते हो तो नेक्स्ट डे भी उसकी क्या रहेगी? सेम वैल्यू रहेगी। मतलब अगर एक इथेरियम आज चल रहा है सपोज करो 2 लाख रुपीज़ का, तो कल भी अगर उसकी वैल्यू अगर किसी ने होल्ड रखा है, चेंज नहीं आती, तो कल भी उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी। अगर उसकी वैल्यू कल 1,90,000 पहुँच चुकी है तो कल सभी जो इथेरियम की वैल्यू है 1,90,000 ही रहेगी। तो बट जो एन होते हैं ये नॉन फंजिबल होते हैं, मतलब ये क्या होते हैं? नॉन इंटरचेंजेबल होते हैं। इसका मतलब है कि जो इनकी वैल्यू होती है वो इक्वल नहीं होती। जिनकी इसकी बिड के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू जाती है, जितनी ज़्यादा हायर बिड होगी उनकी इनकी इतनी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब है ये म्यूचुअली इंटरचेंजेबल भी नहीं होते, और हर एक आर्ट जो दूसरे से अलग होता है, इसलिए ये क्या होते हैं? यूनिक और
नॉन फंजिबल होते हैं। सो अब हमने थोड़ा सा डिफरेंस समझ लिया कि एनएफटीज़ और क्रिप्टो करेंसीज में क्या डिफरेंस होता है। अब है कि क्या रिस्क हैं एनएफटीज़ के इन्वायरमेंट को। मेन इशू तो हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर ही आता है, क्योंकि ये जो सारे क्रिप्टो करेंसीज हैं, ये एनएफटीज़ है, ये हमारे जो इनकी माइनिंग होती है वो कंप्यूटर के ऊपर होती है, और उसको चलाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है? इन्वायरमेंट्स की हेल्प से ही हम पानी की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी को बना रहे हैं, या अलग अलग रीन्यूएबल एनर्जी की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। तो इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है इन्वायरमेंट के ऊपर, क्योंकि इन सभी चीज़ों को माइन करने में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्टिंग आती है। तो इसलिए इसका एक थोड़ा सा इन्वायरमेंटल रिस्क थोड़ा सा कंसर्न बन जाता है। अब मैं बात बताऊंगा आपको कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है। देखिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसे कि आपको पता है कि कुछ ब्लॉक्स होंगे और उसके बीच में कोई ना कोई नेटवर्क्स होगा चेन्स का, जिसमें खुद की एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन होगी। सपोज़ करिए कि मैंने कोई ए टाइप की करेंसी इसकी ट्रांजैक्शन करनी है किसी दूसरे बंदे बी को। तो होगा क्या, इस पर्टिकुलर ब्लॉक में मेरी सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि मैंने कौन सी करेंसी है किसको ट्रांसफ़र करी है, ठीक है। और जो बायर है, मैं तो सेलर हूँ जिसको किसी को बेच रहा हूँ, जो बायर है उसकी इन्फॉर्मेशन भी इस पर्टिकुलर ब्लॉक में होगी। और जो सारा ब्लॉक फिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये सारा ब्लॉक जो फिल हो जाएगा उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी इस पूरी चेन की फॉर्म में, ये आपको असाइन कर लेंगे। और जब इस पर्टिकुलर टोकन को कोई और खरीदेगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी जो सेलर है, और बायर की इन्फॉर्मेशन भी इस पर्टिकुलर ब्लॉक में आ जाएगी। तो ये जो सारे सेलर और बायर की इन्फॉर्मेशन है, ये सारे जो बाकी लोग होते हैं ब्लॉकचेन में जिनके पास पर्टिकुलर ये सारे ब्लॉक्स होते हैं, उन सभी वो सारे लोग इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं, बट वो कोई भी इनमें चेंजेस नहीं ला सकते। अब आपको बताएंगे कि हर एक कोड से रिलेटेड एक हर एक ब्लॉक के रिलेटेड एक हैश कोड होता है। सपोज करो जैसे इसका हैश कोड लगा दिया AB10, तो इस ब्लॉक को जब अगले ब्लॉक से रिलेट किया जाएगा तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसका भी कोड एक क्या होना चाहिए, AB10 मैच करना चाहिए। और इसका कुछ यूनिक कोड सपोज करो 23B1 ऐसे मैंने कुछ भी मान लिया, तो इसका कुछ एक पर्टिकुलर खुद का कोड होगा, बट इस पर्टिकुलर ब्लॉक को पिछले ब्लॉक को अगले वाले ब्लॉक के कोड से मैच करना पड़ेगा कि जो पिछला ब्लॉक का कोड है और जो नेक्स्ट ब्लॉक है जो ये वाला ब्लॉक है, तो इस दोनों के कोड क्या होने चाहिए, मैच होने चाहिए। अगर ये मैच नहीं हुआ तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं करेंसी, ये पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी को, वो फेल हो जाएगी। और ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है यहीं पर क्या हो जाएगी, यहीं पर आ जाएगी, तो ये ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी। तो ये भी ध्यान रखें कि जब कभी भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो क्या होती हैं, वो इरिवर्सिबल ट्रांजैक्शन होती है और परमानेंट ट्रांजैक्शन होती है। इसके बीच में चेंज करना बहुत मुश्किल है। अगर आपने इस पर्टिकुलर हैश कोड को चेंज करना है तो उसको चेंज करने में मिनिमम से मिनिमम 10 मिनट लगते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि एक ब्लॉक चेन में कम से कम 1 करोड़ तक ब्लॉक हो सकते हैं। तो अगर आप सभी को चेंज करेंगे कि आप बोलो कि मैं सभी के ब्लॉक चेन चेंज कर दूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको हैक तो कर सकते हो, बट उन सभी ब्लॉक चेंज को चेंज करने में लाखों नहीं हज़ारों साल को तो टाइम लग ही जाएगा, क्योंकि इट्स करोड़ है। करोड़ ब्लॉक अगर हुए मिनिमम, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को हैक करना बहुत मुश्किल है। और हर एक ब्लॉक में एक इन्फॉर्मेशन होती है, जब वो इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली ब्लॉक में फिल हो जाती है तो वो ब्लॉक है इस पर्टिकुलर चेन में असाइन हो जाता है और अपने आगे पीछे सारे ब्लॉक्स को अलाइन कर लेता है। और हर एक पर्टिकुलर ब्लॉक में एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की ही इन्फॉर्मेशन होती है, इसलिए इसको ये हैक वगैरह करना बहुत मुश्किल है। अब डिस्कस करते हैं थोड़ा सा इसको डिटेल में, जैसे कि आपको मैंने थोड़ा सा समझा दिया वहाँ पर डायग्राम्स की हेल्प से। देखिए, ब्लॉकचेन क्या होती है, एक शेयर डाटाबेस होता है जिसमें सारे लोग अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, ठीक है। जो क्या होता है, जो टिपिकल एक डेटाबेस से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि जो इसमें ये क्या करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है ब्लॉक्स में फिर वो लिंक हो जाती है क्रिप्टोग्राफी की हेल्प से। जो लिंकेज बनाता है दो ब्लॉक्स के बीच में उसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। तो जब कभी कोई नया डेटा एंटर करता है किसी फ्रैक्श ब्लॉक में, तो जब वो एक बार ब्लॉक फिल हो जाता है तो जो उसकी चेन है तो वो प्रीवियस ब्लॉक से जुड़ जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि इस तरह से लगातार चेंज जब ऐसे आगे डाटा उसमें एंटर होता जाता है तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फिल होते रहते हैं। अगर हम बात करें जैसे बिटकॉइन के केस की, जैसे ब्लॉकचेन यहाँ पर यूज़ होती है वो डिसेंट्रलाइज होती है। अब डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि इसका एक्सेस सभी लोगों के पास है, सभी लोगों के पास अपने अपने ब्लॉक की इन्फॉर्मेशन होगी, बट उनके पास किसी दूसरे ब्लॉक की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, कि जिसमें कमांड किसी एक पर्टिकुलर बंदे के हाथ में ना होकर अलग अलग लोगों के हाथ में सारी कमांड होती है। तो इसमें सिंगल पर्सन या फिर ग्रुप का कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। और जो सारे यूज़र्स होते हैं उनका कंट्रोल होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज अप्रोच बोलते हैं। इसलिए इन सारी चीज़ों को हैक वगैरह करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए क्या बोलते हैं कि ये क्या है, इम्यूटेबल है,
इसका मतलब है जो डेटा एंटर किया जाएगा वो इरिवर्सिबल है। एक बार आपने डेटा एंटर कर दिया, आप उसको उसके बाद एडिट नहीं कर सकते। इसका फिर ये मतलब हो जाता है कि जो ट्रांजैक्शन होंगी वो परमानेंटली रिकॉर्ड होंगी और उनको कोई भी देख सकता है, बट उसमें कोई भी चेंजेस नहीं ला सकते आप। एक और मैंने डायग्राम यहाँ पर ऐड करी है कि अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो किस तरह से ट्रांजैक्शन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी जब हमने एक ट्रांजैक्शन एंटर करी है तो उस ट्रांजैक्शन के बारे में क्या होगा, सारे बाकी जो नेटवर्क हैं कंप्यूटर के, जो सारे इन ब्लॉकचेन्स के ऊपर काम कर रहे हैं, पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन को ईजी बना रहे हैं, उन सभी में इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। अब जो वो नेटवर्क होगा कंप्यूटर्स के, वो इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए कोई इक्वेशन सॉल्व करेंगे ये देखने के लिए ये ट्रांजैक्शन वैलिड है कि नहीं। जैसे उनको लगेगा पता कि ये जो ट्रांजैक्शन है वो लेजिटिमेट है, तो वो क्या करेंगे, इसको एक ब्लॉक्स के क्लस्टर की फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर देंगे। अब ये जो ब्लॉक्स होंगे फिर वो चेन्स की फॉर्म में खुद को ऑर्गेनाइज कर लेंगे और एक लॉन्ग हिस्ट्री बना देंगे सारी ट्रांजैक्शन की, और जो हिस्ट्री होगी हमेशा परमानेंट होगी। जब ये सारे ब्लॉक्स बन गए उसके बाद हमारी ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो थोड़ा सा अगर आप बेसिक तरीके समझे तो ये काफ़ी इजी मेथड है, ठीक है। बस अब ये है कि काफ़ी सिक्योर मेथड है, डिसेंट्रलाइज मेथड है। इसको हैक करना अभी की डेट में तो इम्पॉसिबल माना जाता है, हालांकि कल कुछ भी हो सकता है, बट अभी के लिए इसको, इस पर्टिकुलर टेक्निक को जो ब्लॉक या फिर इसको डिकोड करना काफ़ी मुश्किल है। इस बार के जो यूपीएससी 2021 का 2022 का जो पेपर हुआ था उसमें एनएफटीज को लेकर क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन क्या था कि विद रेफरेंस टू द नॉन फंजिबल टोकन्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहली स्टेटमेंट क्या बोलती है कि ये जो दे इनेबल द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट्स। तो जो हमने तो अभी पढ़ा कि हम किसी भी, चाहे फ़ोटो हो गया, चाहे कोई जीआईएफ हो गया, चाहे कोई हमारी वीडियो होगी या इमेज होगी, किसी भी चीज़ को, चाहे एक हमने कोई कोड लिखा, कोई लाइन लिखी है, उसको हम डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो फिजिकल एसेट ही है हमारे वो। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, सही है। दूसरा क्या है, दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स दैट एग्जिस्ट ऑन ए ब्लॉकचेन। तो ये हमने पहले देखा कि एनएफटीज़ क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। अगर एक एनएफटी किसी एक पर्टिकुलर बंदे के पास है तो वो अकेला वर्ड में एक एनएफटी ही होगा जो उस पर्टिकुलर बंदे के पास होगा, उसके अलावा कोई और एनएफटी उसके जैसा नहीं हो सकता। तो दूसरी स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलती है, दे कैन बी ट्रेडेड और एक्सचेंज एट इक्विवेलेंसी एंड देयरफॉर कैन बी यूज्ड एट ए मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन। कि ये क्या होते हैं, हम इक्विवेलेंसी में यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब है कि एक एनएफटी से हम दूसरे एनएफटी को एक्सचेंज कर सकते हैं। इसका मतलब सभी एनएफटीज की वैल्यू सेम है, जबकि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अभी हमने देखा ये नॉन फंजिबल है और इंटर कन्वर्टिबल है, इनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये जो स्टेटमेंट है अगर इसको बात बोली जाती क्रिप्टो करेंसी केस में तो ये क्या थी, ये ट्रू थी, लेकिन अभी एनएफटी केस में ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 and 2 एंड ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। आई होप सो आपको समझ आ चुका होगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। और जो हमने अभी तक डिस्कस किया है, अगर हम ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लेते हैं तो होप सो क्या पता किसी स्टेट पीसीएस में इसके बारे में पूछ लिया जाए, क्योंकि ये काफ़ी आजकल न्यूज़ में टॉपिक चला हुआ है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आगे हम एक सीरीज़ को मैं सोच रहा हूँ बनाने के लिए, होप सो देखते हैं कैसे बनता है। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं किसी एक ऐसी ही अच्छी सी वीडियो में। टिल देन जय हिंद।